तो दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की की डेड बॉडी को एक ग्रेव में देखते हैं जिसके सामने एक लेडी खड़ी थी। तभी पीछे से कुछ हुडेड लोग आकर उस ग्रेव को मिट्टी से कवर करने लगते हैं, लेकिन ग्रेव के पास खड़ी वो लेडी नोटिस करती है कि उस डेड लड़की की आंखें खुल रही है, यानी कि वो लड़की मरी नहीं थी। अब वो लेडी उस लड़की की हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर जमीन में काइंड ऑफ धंस गए थे, जिस वजह से वो मूव नहीं कर पा रही थी। वो हुडेड लोग उस ग्रेव में जिंदा लड़की पे मिट्टी डालते जाते हैं और वो लेडी कुछ नहीं कर पाती। देन सडनली सीन शिफ्ट होता है जहां हम एक हॉस्पिटल रूम को देखते हैं। इस रूम में ओलिविया नामक औरत की आंख खुलती है जिसने अभी अभी ये बुरा सपना देखा था। सपने में वो लेडी ओलिविया खुद थी और जो लड़की दफन हो रही थी वो ओलिविया की बेटी एनेल थी। ओलिविया इस सपने से परेशान हो गई थी और वो एनेल को चेक करती है जो कि वहीं बेड पर सो रही थी। यहाँ हम जान पाते हैं कि एनेल हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि उसे एक सीरियस हार्ट डिजीज थी, जिसकी वजह से ओलिविया जो कि एक सिंगल पेरेंट थी उसे काफी खर्चे उठाने पड़ रहे थे। तो कुछ देर बाद डॉक्टर ओलिविया रूम के बाहर मिलते हैं और वो बताते हैं कि एनेल की सिचुएशन सीरियस है और इसीलिए उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना सही नहीं रहेगा। ओलिविया की फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए डॉक्टर से बोलते हैं कि वो एनेल के लिए एक कम दाम वाला वार्ड अरेंज करवा देंगे, लेकिन ओलिविया मना कर देती है क्योंकि वो एनेल के ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं आने देना चाहती थी। खैर, नेक्स्ट सीन में हम ओलिविया को एलजीओ नाम के एक कॉल सेंटर में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते देखते हैं और ये जॉब मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन इंटरव्यूअर ओलिविया की फाइनेंशियल कंडीशंस और गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को नजर में रखते हुए उसे जॉब दे देता है। ओलिविया को नाइट शिफ्ट मिली थी, इसलिए वो डे टाइम में एनेल के साथ रहती है और रात में वो एनेल को सुलाकर अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। यहाँ कॉल सेंटर की बिल्डिंग में ओलिविया काउंटर पे जाती है जहाँ काउंटर पर बैठी लेडी उसे बताती है कि कॉल सेंटर का काम बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर चालू है। वो लेडी ओलिविया से उसका नाम पूछती है और उसे फ्लोर पास निकाल कर देती है। इस दौरान ओलिविया उस काउंटर के पीछे वॉल पर लगी हुई पिक्चर्स देखती है जो कि किसी डॉक्टर और किसी हॉस्पिटल ग्रुप की थी। इनमें से एक पिक्चर उस लेडी की भी थी, बट एज ए नर्स। खैर, ओलिविया लिफ्ट में चढ़ती है जहां ये लिफ्ट 3rd फ्लोर पर खुलती है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन लग रहा था। यहाँ ओलिविया को किसी पर्सन की परछाई दिखती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ साफ देख पाती लिफ्ट 4th फ्लोर की तरफ चल देता है। 4th फ्लोर पे कॉल सेंटर था जहां ट्रेनिंग के लिए आए हुए ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स यंग थे एंड ओलिविया इनके बीच एक मिडिल एज्ड वुमेन थी जिसकी वजह से उसे थोड़ी हेजिटेशन फील हो रही थी। ट्रेनिंग सेशन में हम लैंस से मिलते हैं जो कि ट्रेनिंग में आए हुए कैंडिडेट्स का टीम मैनेजर था। ओलिविया यहाँ मिमी नाम के एक लड़की से मिलती है जो कि अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेनी कहा करती थी क्योंकि वो किसी भी बीपीओ में ट्रेनिंग पीरियड से ज्यादा समय के लिए नहीं रुकती थी और हर बीपीओ में ट्रेनिंग ओवर होने के बाद ट्रेनिंग अलाउंस मिलते ही वो उस बीपीओ को छोड़कर नेक्स्ट बीपीओ में अप्लाई कर देती थी। एनीवेज, ट्रेनिंग सेशन में लैंस कैंडिडेट्स को एलजीओ की बिल्डिंग की हिस्ट्री बताता है जहां हमें पता चलता है कि ओल्ड टाइम्स में बिल्डिंग को लिबोरो हाउस कहा जाता था जहां वर्ल्ड वॉर 2 के सर्वाइवर्स रहा करते थे। फिर 70s में जेमी लिबोरो नामक डॉक्टर ने इस बिल्डिंग को एक बेहतरीन हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया था। करेंटली इस बिल्डिंग को एलजीओ ने खरीद लिया है जहां 2nd और 3rd फ्लोर पे अब भी रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो प्रेजेंटेशन के बाद ओलिविया का काम शुरू होता है और अपने फर्स्ट डे पर ही ओलिविया को कंपनी की सीईओ मिस कैरन का सामना करना पड़ता है जो कि एक स्ट्रिक्ट लेडी थी। ओलिविया उनके सामने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती और हॉस्पिटल में वापस आकर सोते वक्त ओलिविया को फिर से वही नाइटमेयर आती है। खैर, नेक्स्ट वर्क डे पे हम व्यूअर्स ओलिविया और मिमी को कैफेटेरिया में साथ लंच करते हुए देखते हैं जहां इन दोनों की बातों के दौरान हमें पता चलता है कि ओलिविया शादीशुदा नहीं है। ओलिविया एक आदमी के साथ काफी समय तक रिलेशनशिप में रही थी जो कि एक दिन एनेल और उसे छोड़कर चला गया। उस दिन से ओलिविया एनेल के साथ रहती है और एनेल ही उसके लिए सब कुछ है। एनीवेज, अगले दिन कॉल सेंटर में कॉल्स हैंडल करते वक्त ओलिविया के साथ कुछ स्ट्रेंज होता है। एक कस्टमर से बात करते वक्त ओलिविया के हेडफोन्स में कुछ अजीब साउंड्स आने लगती है और उसे ऐसा फील होता है कि अचानक उसके हेडफोन में एक छोटी बच्ची की वॉइस आ रही है। तभी अचानक उस पूरे फ्लोर की लाइट चली जाती है और इस दौरान लैंस ओलिविया से बातें करने आता है। लैंस ओलिविया को बताता है कि उसे एचआर से उसकी डॉटर के बारे में पता चला और वो उसकी हेल्प करेगा। लैंस के जाते ही हम ओलिविया से थोड़ी दूर एक बच्ची की परछाई देखते हैं जो कि लाइट आते ही गायब हो जाती है। तो इसके बाद हम व्यूअर्स मिमी को देख पाते हैं जो कि अपने कस्टमर को कॉल पे हैंडल नहीं कर पा रही थी और ओलिविया उसकी हेल्प करते हुए कस्टमर को हैंडल करती है। ओलिविया के स्किल से इंप्रेस होकर कंपनी उसे परमानेंट पोस्ट देने का डिसीजन लेती है और ओलिविया को ये गुड न्यूज लैंस देता है। उस रात ओलिविया लेट नाइट तक ऑफिस का काम करके घर जाने से पहले वॉशरूम यूज करती है जहां उसे वॉशरूम के बाहर एक छोटी लड़की मिलती है जिसका नाम नरीसा था। ओलिविया को लगता है कि वो लड़की खो गई है और वो उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है।
बिल्डिंग में लाइट गई हुई थी और वो उसे बिल्डिंग के बाहर ले जाती है, लेकिन तभी रोड से आते हुए क्राउड में नरीसा कहीं गायब हो जाती है और ओलिविया को ये बात बहुत स्ट्रेंज लगती है। ऑफिस के बाद ओलिविया अपनी बेटी अनेल के पास जाती है और ओलिविया के सोने के बाद अनेल अचानक से उठकर बेड पे चुपचाप बैठ जाती है। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स को ऐसा महसूस होता है मानो अनेल पजेस्ड हो गई है। खैर, नेक्स्ट रात को ऑफिस में एक बार फिर ओलिविया को क्लाइंट से बात करते वक्त किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे ओलिविया बहुत डर जाती है एंड विद इन सेकेंड्स ओलिविया को हॉस्पिटल से डॉक्टर की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि अनेल को अटैक्स आ रहे हैं। ओलिविया हॉस्पिटल जाने के लिए लिफ्ट लेकर नीचे जा रही होती है, पर तभी उसकी लिफ्ट फिर से 3rd फ्लोर पे रुक जाती है और यहाँ ओलिविया को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है यू डाई, जिसे सुनकर वो काफी डर जाती है। ओलिविया के हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन अटैक्स के बाद अनेल की हार्ट प्रॉब्लम मिराक्युलसली ठीक हो गई है, जिस वजह से अनेल अब बिल्कुल हेल्दी है और ओलिविया अनेल को घर ले जा सकती है। ये सुनकर ओलिविया बहुत खुश हो जाती है, लेकिन हम व्यूअर समझ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। नाउ सीन शिफ्ट होकर ओलिविया के घर का आता है, जहां ओलिविया अनेल को बाथरूम में खड़ा देखती है और अनेल यहां ऐसे बिहेव कर रही थी एज इफ वो अपने आप को पहली बार देख रही हो। ये सब देखकर ओलिविया काफी स्ट्रेंज फील करती है और तभी हॉस्पिटल से उसे अनेल के ट्रीटमेंट का बिल आता है, जो कि बहुत ज्यादा था और इस बिल को पे करने का टाइम उतना ही कम। इसलिए नेक्स्ट डे ओलिविया अपनी कंपनी से कुछ एडवांस सैलरी के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर कंपनी उसे एडवांस देने से मना कर देती है। टेंशन में ओलिविया रेस्ट रूम में सो जाती है और उसे वही नाइटमेयर दोबारा आता है और इस बार वो सपने में अपने ऑफिस के बिल्डिंग के 3rd फ्लोर को भी देखती है, जहां ओलिविया किसी लाल धागे से बंधी हुई होती है। ओलिविया की आंखें खुलती है और वो लैंस को अपने सामने देखती है, जो ओलिविया को बताता है कि वो उसकी हेल्प करने आया है। लैंस ओलिविया को कुछ पैसे देने आया था जिससे ओलिविया हॉस्पिटल का बिल पे कर सके, लेकिन जैसे ही ओलिविया वो पैसे उससे लेती है, लैंस उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। इस सिचुएशन में ओलिविया लैंस से खुद को डिफेंड करते हुए वहां से भाग जाती है। तो अगली रात अनेल ओलिविया के पास रोते रोते मदद मांगने आती है और उसे देखकर ओलिविया को ऐसा लग रहा था एज इफ वो अनेल नहीं नरीसा है, और जब ओलिविया उसे छूती है तो अनेल चिल्लाकर वहां से भाग जाती है। ओलिविया तुरंत उठकर अनेल के बेडरूम में जाती है, लेकिन वहां अनेल बड़े आराम से सो रही थी। खैर, आगे के कुछ सीन्स में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि लैंस कंपनी की दूसरी लड़कियों को भी फंसाने के चक्कर में था और इससे हम समझ पाते हैं कि उसकी नीयत खराब थी। एक रात जब लैंस ऑफिस आता है तो लिफ्ट उसे 4th फ्लोर के बजाय बेसमेंट ले जाती है। यहाँ लैंस एक परछाई का पीछा करता है और उसे वहां अनेल दिखती है, जो कि पजेस्ड थी। पजेस्ड अनेल लैंस पर अटैक करके उसे मार देती है और लैंस की मौत की वजह से एलजीओ कंपनी कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है। ओलिविया को भी ये न्यूज पता चलता है और घर के टीवी में लैंस की मौत की न्यूज देखकर अनेल मुस्कुराते हुए अपने टेडी का गला दबाने लगती है। ये देखकर ओलिविया को बहुत अजीब लगता है और जब ओलिविया अनेल को उसका गिटार बजाने को देती है तो अनेल गिटार बजा ही नहीं पाती। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पा रहे होते हैं कि अनेल को शायद नरीसा ने पजेस कर लिया है और तभी अचानक पजेस्ड अनेल ओलिविया के सामने रोने लगती है। पजेस्ड अनेल कहती है कि नरीसा को उसकी मॉम से मिलना है, जिस पर ओलिविया कहती है कि अगर वो नरीसा को उसकी मॉम से मिला दे तो क्या वो अनेल की बॉडी से निकल जाएगी। इस पे नरीसा उसे हाँ प्रॉमिस करती है। ओलिविया फौरन ही मिमी और पजेस्ड अनेल को साथ लेकर एक स्लम में जाती है, जहां नरीसा की मॉम पर्ला रहती हैं। पजेस्ड अनेल अपनी मॉम पर्ला से मिलती है और वो दोनों हक करते हैं। यहाँ एज ए व्यूअर हम देखते हैं कि नरीसा अपने मॉम के कान में कहती है शी इज एन एनिमी, यानी कि ये हमारी दुश्मन है। इसके बाद पर्ला ओलिविया को बताती है कि वो और उसकी बेटी एलजीओ कंपनी के बिल्डिंग में रहते थे और तब वो बिल्डिंग हॉस्पिटल हुआ करता था, जहां पर्ला एक मेंटेनेंस स्टाफ थी। एक दिन नरीसा की तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल ओनर पर्ला को वहां से निकाल कर नरीसा को वहीं कैद करके उसे हर्ट किया। पर्ला का कहना था कि अगर वो सब मिलकर नरीसा की बॉडी खोज कर उसे दफना देंगे तो नरीसा की आत्मा मुक्त हो जाएगी। यहाँ से सीन एलजीओ कंपनी की सीईओ कैरन पे फोकस करता है, जो कि फिलहाल अपने डैड के घर पे थी। कैरन के डैड और कोई नहीं बल्कि एलजीओ कंपनी वाली बिल्डिंग के ओनर थे और उन्होंने ही सालों पहले उस बिल्डिंग में हॉस्पिटल स्टार्ट किया था। वो बताते हैं कि हॉस्पिटल में पर्ला नाम की लेडी एज ए मेंटेनेंस स्टाफ काम करती थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम नरीसा था। घर ना होने के कारण वो लोग उसी हॉस्पिटल के बेसमेंट में रहते थे, लेकिन नरीसा का बिहेवियर कुछ अजीब था। धीरे धीरे उस हॉस्पिटल के काफी वर्कर्स की तबीयत खराब होने लगी और इस डर से काफी लोगों ने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया। इन घटनाओं के बीच केरन की मॉम की फ्रेंडशिप पर्ला और नरीसा से हो गई थी, जो कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से सही नहीं था। एक दिन कैरन के डैड नरीसा को केरन की मॉम पे अटैक करते हुए देख लेते हैं और नरीसा कैरन की मॉम को मार डालती है।
गुस्से में कैरन के डैड ने नरीसा को मार डाला था और उन्होंने उस बिल्डिंग को भी जला दिया था। जलने की वजह से उस बिल्डिंग की हालत इतनी खराब थी और इन बातों को सुनकर कैरन अजीब फील करती है। वो बिल्डिंग के लाइव सीसीटीवी कैमरा फुटेज को देखती है जहां उसे ओलिविया और बाकी के लोग दिखते हैं जो कि नरीसा की बॉडी ढूंढने आए थे। वो सभी एक बंद दरवाजे के आगे पहुंचते हैं जो बहुत सारी लकड़ियों से ब्लॉक्ड था और ओलिविया उस दरवाजे को जबरदस्ती खोल देती है। वो सभी उस रूम में जाते हैं लेकिन उन्हें वहां कोई बॉडी नहीं मिलती। इनफैक्ट ये वही रूम होता है जहां नरीसा ने कैरन की मॉम को मारा था। तभी अचानक पर्ला काइंड ऑफ पजेस्ड होने लगती है और वो मिमी को मार डालती है। फिर पर्ला ओलिविया पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद जब ओलिविया को होश आता है तो वो खुद को लाल धागे से बंधा हुआ पाती है, ठीक वैसे ही जैसा उसने अपने सपने में देखा था। इसी बीच पर्ला के ओलिविया के पेट में एक मोटी सी सुई चुभा देती है और वो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने लग जाती है ताकि नरीसा पर्ला के थ्रू इस दुनिया में वापस आ सके। यहाँ ओलिविया अनकॉन्शियस हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर देखती है जहाँ उसका पूरा शरीर लाल धागे से बंधा होता है। यहाँ नरीसा ओलिविया पे अटैक करके उसे मारने ही वाली होती है कि एलजीओ वाली बिल्डिंग में कैरन आकर पर्ला पे अटैक कर देती है जिससे वो मोटी सुई ओलिविया के पेट से निकल जाता है। ऐसा होते ही उस अजीब जगह पे नरीसा ओलिविया को छोड़ देती है और अब पजेस्ड एनेल को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो ओलिविया की बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाई। एनेल वहां से भाग जाती है और कैरन पर्ला के साथ लड़ना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर भागने के बाद पजेस्ड एनेल खुद को हर्ट करने लग जाती है और वो ओलिविया पे भी हमला करती है। खुद को बचाने के लिए ओलिविया को एनेल का गला दबाना पड़ता है। और दोस्तों ये सीन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको याद हो तो मूवी के स्टार्टिंग से ओलिविया अपने नाइटमेयर्स में अपनी बेटी को दफना रही होती है और आज उसे सचमुच अपनी बेटी का गला दबाना पड़ रहा था। बट देन ओलिविया रियलाइज करती है कि वो अपने हाथों से एनेल को नहीं मार सकती, इसीलिए वो फौरन ही एनेल को सीपीआर देने लगती है जिससे एनेल को होश आ जाता है। इस नियर डेथ को एक्सपीरियंस करने की वजह से नरीसा ने एनेल की बॉडी को छोड़ दिया था और कैरन ने भी शायद पर्ला को ओवरपावर कर लिया था। कैरन फौरन ही एनेल को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है और वहां हम व्यूअर्स को पता चलता है कि एनेल की हर्ट वाली प्रॉब्लम फिर से वापस आ गई है क्योंकि जब तक नरीसा की सोल एनेल के अंदर थी तब तक ही उसकी हर्ट वाली प्रॉब्लम ठीक थी, लेकिन अब क्योंकि नरीसा एनेल की बॉडी को छोड़ चुकी है तो उसकी डिजीज भी वापस आ गई है। इसके बाद कैरन ओलिविया को उससे और पुलिस से कोऑपरेट करने को कहती है क्योंकि उन्होंने बिना परमिशन उसकी बिल्डिंग में एंटर किया था। देन हम कैरन और ओलिविया को लिफ्ट में जाते देखते हैं जहां ओलिविया के पीछे खड़ी कैरन पोजेस दिख रही थी। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सुनोद मूवी की स्टोरी और अब हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि पर्ला और नरीसा काफी पुअर थे और नरीसा को कोई सीरियस डिजीज थी। अब ऐसे में अपनी बेटी को सही करने के लिए पर्ला ने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया था और इसीलिए वो किसी हेल्दी इंसान की बलि दे रही थी। उसने कैरन की मदर से दोस्ती की और मौका पाकर वो रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वहां कैरन के फादर ने आकर उसे रोक दिया था। ना जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक मैजिक में शामिल होने वाला इंसान किसी तरह की डार्क शक्तियों के काबू में आ जाता है। ठीक वैसा ही पर्ला और उसकी बेटी के साथ हुआ। नरीसा की सोल इविल हो गई और जाने अनजाने में ओलिविया उसे वहां से बाहर ले आई। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि ओलिविया को ही नरीसा का घोस्ट क्यों दिखा, तो इसका रीजन ये है कि इविल एंटिटीज अक्सर लाचार या वल्नरेबल लोगों को हॉन्ट करते हैं और ओलिविया मूवी के शुरुआत से ही काफी डिप्रेस थी। फाइनली इतने साल बाद पर्ला और नरीसा को अपनी होस्ट मिलती है, इसलिए वो ओलिविया को झूठ बोलकर यहाँ ले आते हैं ताकि वो दोनों रिचुअल परफॉर्म कर सके। बट यहाँ कैरन आ जाती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि पर्ला फिर से वापस आ गई है और अब ओलिविया और उसकी डॉटर की सिचुएशन ऑलमोस्ट पर्ला और नरीसा की सिचुएशन की जैसी हो गई है। पर्ला और नरीसा ने रिचुअल के दौरान सुनोद नाम के इविल को इनवाइट कर लिया था जो कि उनके थ्रू इस वर्ल्ड में आना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो वो अब ओलिविया और उसकी बेटी को पजेस करके उनके थ्रू वही सब करवाएगा जो वो पर्ला और नरीसा के थ्रू करवा रहा था ताकि रिचुअल कंप्लीट हो। मूवी में वो रेड थ्रेड शायद उम्बिलिकल कॉर्ड का सिंबल था जो मेरे हिसाब से सुनोद के पृथ्वी पे जन्म लेने को डिपिक्ट कर रहा था। तो फिल्म के शुरुआत में हम दो बहनों को देख पाते हैं जिनका नाम है लारस और आयु। जहां छोटी बहन आयु एक मेकअप आर्टिस्ट है, वहीं लारस एक प्रोस्टिट्यूट है और इसी वजह से आयु लारस को काफी इग्नोर करती है। लारस यहां आयु को कॉल करके कहना चाह रही थी कि उसके लिए अपने धंधे को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन आयु लारस की बातों पर ध्यान न देते हुए कॉल कट कर देती है। इसके बाद हम अरमान नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो कि लारस को एक होटल तक लेके जाता है। होटल में लारस एक डेस्मंड नाम के इंसान से मिलती है जो कि उसका
क्लाइंट था और डेसमंड लारास के पीछे इतना पागल हो गया था कि वो लारास को रिंग देके प्रपोज करने लगता है। डेसमंड एक शादीशुदा और बच्चे वाला इंसान था, जिस वजह से लारास उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, लेकिन इससे गुस्सा होकर डेसमंड लारास पे ही हमला कर देता है। लारास बचने के लिए अपनी बहन आयु को भी कॉल करती है, मगर वो कॉल नहीं उठाती और इस लड़ाई का अंजाम ये होता है कि डेसमंड लारास को बालकनी से ये कह के नीचे फेंक देता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। अब बालकनी से गिर के लारास को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चोट आती है। यहां से सीन शिफ्ट होता है अमृता हॉस्पिटल पे, जहां लारास की सर्जरी चल रही है क्योंकि लारास काफी चोटिल हो गई है। लारास के फैमिली के नाम पे यहाँ अरमान था और आयु भी लारास को देखने आती है। डॉक्टर से हमें पता लगता है कि लारास की कुल 24 हड्डियां टूटी है और उसका बचना काफी मुश्किल है। अब एक सिटी स्कैन के दौरान हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि लारास के फेस में कई छोटे पतले पिंस थे जिन्हें सुसुक कहा जाता है। अब अगर आपको सुसुक के बारे में नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि कई कल्चर में औरतें अपने चेहरे में छोटी पिंस डाल लेती हैं और इससे माना जाता है कि वो ज्यादा सुंदर दिखेंगी, उनका स्ट्रक्चर जो फेस का होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो हाँ, इन्हीं छोटे पिंस को सुसुक कहा जाता है जो कि यूजुअली गोल्ड के होते हैं और इनको कई बार ब्लैक मैजिक से भी एसोसिएट किया जाता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू स्टोरी, हॉस्पिटल के अंदर ही लारास की जान चली जाती है, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही लारास एकदम से हिलते हुए वापस जिंदा हो जाती है, which was very weird. इनफैक्ट रात के वक्त लारास को आयु के पीछे एक डरावनी स्पिरिट दिख रही थी, लेकिन आयु को वहां कुछ नहीं दिखता। नाउ लारास की ऐसी हालत देख अरमान और आयु डिसाइड करते हैं कि वो लारास को लेकर उसके गांव रेजोसारी जाएंगे क्योंकि वहीं पे लारास का प्रॉपर केयर हो सकता है। ये लोग अरमान की टैक्सी में रेजोसारी जाते हैं और गांव एंटर करते वक्त हम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को देखते हैं जो कि दारू वगैरह पी रहे थे, आई मीन इन जनरल नशे की हालत में थे। खैर, ये लोग घर पहुंचकर लारास को बेड पे लेटाते हैं, जिसके बाद वो घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। सफाई के दौरान एक कमरे में आयु को अपनी फैमिली एल्बम मिलती है, जिसे देखकर वो काफी इमोशनल होती है। आयु को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर वो लारास का फोन उस दिन उठा ली होती तो शायद आज ऐसा नहीं होता। खैर, इसके अलावा आयु को घर में मैनिक्विन डॉल्स भी मिलते हैं जिसपे इनकी मां मेकअप प्रैक्टिस किया करती थी। साथ ही यहाँ आयु अपनी और लारास की एक पुरानी वीडियो भी फोन में देख के इमोशनल होती है। इन सीन से हम समझ पाते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इनकी मां भी एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी। खैर, सेटल होने के बाद आयु यहाँ मिस्टर दामिर से मिलती है, जो कि आयु को रहमत नामक इंसान से मिलने कहते हैं क्योंकि रहमत ही उसकी मदद कर सकता था। आयु मिस्टर रहमत से बात करती है और रहमत अगले दिन लारास को देखने के लिए मान जाता है। अब उस रात घर में आयु के साथ कुछ असाधारण गतिविधियां होती हैं। लाइक आयु को ऐसा लगता है मानो मैनिक्विन डॉल से खून निकल रहा हो और वो डॉल लारास जैसी दिख रही थी, लेकिन अरमान के आते सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, विच मीन्स कि ये आयु का बस एक डरावना विजन था। अब अगले दिन जब रहमत आते हैं तो वो तुरंत ही लारास के चेहरे में जो ढेर सारे सुसुक थे उसको डिस्कवर कर लेते हैं। रहमत का कहना था कि जो लोग सुसुक पहनते हैं वो बीमार पड़ने के बाद काफी लंबा सफर करते हैं और उन पे एक स्पेल बाउंड हो जाता है, इसलिए रहमत को लारास के अंदर से सारा सुसुक निकालना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें अभी ही एक रिचुअल करनी होगी। तो रिचुअल शुरू होता है, लेकिन जैसे ही रहमत लारास के चेहरे और गर्दन से सुसुक निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लारास एग्रेसिव होकर रहमत में हमला कर देती है। इस हमले से रहमत काफी घबरा जाते हैं और वो रिचुअल रोक के यहाँ से निकल लेते हैं। अब इस सारी घटना को एक सीनो नामक बंदा खिड़की से छुप के देख रहा था और मैं आपको बता दूं कि सीनो वही पीने वाले लोगों के ग्रुप का लीडर है जिन्हें हमने गांव के एंट्री पे देखा था। आगे हमें पता चलता है कि सीनो हमेशा से लारास को पसंद करता था, लेकिन पास्ट में लारास उसके प्रपोजल्स को रिजेक्ट करी थी। वहीं देखा जाए तो अब लारास जकार्ता जाके प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती है। इस बात पे सीनो का दोस्त उसका मजाक बनाने लगता है कि तुम तो एक प्रोस्टिट्यूट से भी रिजेक्ट हो गए, और गुस्से में सीनो अपने दोस्त को पीटता है। हम समझ पाते हैं कि सीनो इस गांव का काइंड ऑफ बदमाश इंसान है जिससे कॉमन लोग डरते हैं। अब उस रात सीन फिर से आयु पे शिफ्ट होता है, जहां आयु के साथ अब भी कुछ असाधारण गतिविधियां हो रही थी, लाइक अजीब शैडो दिखना इत्यादि। खैर, अगली सुबह हमें पता चलता है कि रहमत की अचानक से मौत हो गई है और ये सुन के आयु शॉक में थी। आयु को ऐसा लगता है कि कहीं रहमत की मौत लारास के हमले से तो नहीं हुई, लेकिन अरमान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद अरमान एक सुसुक एक्सपर्ट प्रसितो से मिलने जाता है ताकि प्रसितो इनकी मदद कर सके लारास के अंदर से सुसुक को निकालने में। प्रसितो इस काम के लिए अरमान से पैसे डिमांड करता है, साथ ही वो लारास को अपने घर लाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ दमड़ आयु से मिलने उसके घर पे आता है, जहां दमड़ का कहना था कि गांव में लोग आयु के बारे में बात करने लग गए हैं क्योंकि वो अरमान के साथ लारास का ख्याल रख रही है। तो इससे पहले लोग गलत समझे, आयु को यह बात पब्लिक में कर देनी चाहिए कि उसके साथ अरमान भी यहाँ रह रहा है। आयु दमड़ की बात सुन के हामी भरती है और उनके जाने के बाद वो लारास के वुंड्स को क्लीन करने लगती है। तभी एकदम से एक वुंड ह्यूमन आई बॉल में तब्दील हो जाता है और वहां एकदम से असाधारण गतिविधियां बढ़ जाती है। आयु भागते हुए
बाहर जाती है जहां वो अरमान से टकरा जाती है। जी हाँ, अरमान वापस आ गया था और उसके आते ही एक बार फिर से सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब अरमान और आयु लारस को लेकर सुसुक एक्सपर्ट प्रसीतो के पास जाते हैं। प्रसीतो का कहना था कि लारस के फेस में एक्सेसिव सुसुक है जिससे सारी नेगेटिव एनर्जी लारस को कंट्रोल कर रही है, इसलिए प्रसीतो को लारस का सारा सुसुक निकालना होगा थ्रू ए रिचुअल। वो आयु और अरमान को बाहर जाने कहता है, जिसके बाद वो सुसुक निकालने का रिचुअल शुरू करता है। ये रिचुअल काफी इंटेंस होता है जहां लारस अजीब बिहेव करने लगती है। इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो हम लारस के मुंह से काफी सारे चमगादड़ को निकलते देखते हैं। प्रसीतो एक एक करके लारस के सुसुक को निकालते जा रहा था और सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। इन द एंड प्रसीतो लारस को एक चिकन का खून पिलाता है जिससे लारस शांत हो जाती है और रिचुअल खत्म हो जाता है। इस पॉइंट पे अरमान और आयु भी अंदर आते हैं और प्रसीतो का कहना था कि वो सारा सुसुक निकाल दिया है सिवाय एक के। जी हाँ, एक सुसुक को वो नहीं निकाल पाया क्योंकि उसके निकालने से लारस की मौत भी हो सकती है और ये वाला सुसुक ही लारस का पहला सुसुक था, यानी दिस वन इज मोस्ट लीथल। खैर, तो इस रिचुअल के बाद लारस की हालत काफी सुधरने लगी थी और धीरे धीरे उसका घाव भी भरने लगा था। हमें पता चलता है कि पास्ट में कहीं ना कहीं अरमान भी लारस को पसंद करता था, लेकिन एक मामूली टैक्सी ड्राइवर होने के कारण वो कभी लारस को अप्रोच ही नहीं किया। अब उस दिन आयु मार्केट गई होती है जब गांव की औरतें उसे भला बुरा कहने लगती हैं। क्यों? क्योंकि गांव में सबको लगने लगा था कि रहमत की मौत लारस की वजह से हुई है और ये परिवार गांव के लिए एक डिसग्रेस और डेंजर है, ठीक उसी तरह जैसे इनकी माँ थी। ये सब सुन के आयु को बुरा लगता है और वो वापस घर जाने लगती है जब रास्ते में उसे सीनो मिलता है। सीनो यहाँ अजीब राउडी स्टाइल में हेल्प ऑफर करता है, जिसके ऑफर को ऑफ कोर्स आयु रिजेक्ट करती है। ऐसे में सीनो लारस को लेके गंदी बातें बोलने लगता है और ये सुन के आयु सीनो को थप्पड़ मार देती है। अब थप्पड़ के गुस्से में सीनो कहने लगता है कि तुम्हारी माँ रात्रि भी वही धंधा करती थी जो तुम्हारी बहन करती है। यकीन नहीं होता तो दामार से जाके पूछ लेना, क्योंकि दामार तुम्हारी माँ रात्रि का क्लाइंट हुआ करता था। अब ये सब सुन के आयु सीधा दामार के पास जाती है जिससे उसे अपनी माँ का पास्ट पता चलता है। तो आयु और लारस की माँ रात्रि एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी और उनके पीछे कई लड़के पागल थे। रात्रि की शादी कृष्णो नामक बंदे से हुई थी जिनसे रात्रि को लारस हुई, लेकिन रात्रि का यहाँ दामर के साथ भी अफेयर चल रहा था जिससे रात्रि को आयु हुई। जी हाँ दोस्तों, आयु दामर की बेटी थी और ये बात जब कृष्णो को पता चली तो कृष्णो रात्रि पे जानलेवा हमला कर दिया। कृष्णो के पागलपन को देखकर गांव वाले उसे मार डाले और रात्रि किसी तरह कृष्णो के हमले से बच गई थी। लेकिन रात्रि का भी वही हाल हुआ था जो हाल अभी लारस का है, क्योंकि रात्रि भी सुसुक का इस्तेमाल करती थी। तो ये सब जान लेने के बाद आयु वापस घर आती है और वो अपनी बहन लारस को इस हालत में देखकर काफी इमोशनल होती है। अब उस रात आयु को एक और विजन आता है जहां वो अपनी माँ रात्रि को देखती है जो कि लारस को गंदे पानी से नहला रही थी। अरमान के आते सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अचानक से ही लारस की हालत बहुत खराब होने लगती है। ऐसे में अरमान गिव अप करने की बात करने लगता है, लेकिन आयु अपनी बहन पे गिव अप नहीं करने वाली थी। तभी इनके घर दमन आता है जो इन्हें मिसेस सुवार्दी के घर लेके जाता है, क्योंकि मिसेस सुवार्दी ही लारस की माँ रात्रि की मदद करी थी। वहां इन्हें पता लगता है कि मिसेस सुवार्दी तो 1 साल पहले ही गुजर गई है और ऐसे में सब वापस अपने घर पे आते हैं। अब घर पे अरमान देखता है कि लारस एकदम से ठीक हो चुकी है और वो अरमान को सेड्यूस भी करने लगती है। ऐसे में अरमान भी रेजिस्ट नहीं कर पाता और वो लारस के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने लगता है। तभी एकदम से वहां आयु आती है और उसके नजरिए से अरमान बीमार पड़ी लारस के ऊपर चढ़ा हुआ था। ऑफ कोर्स ये देखते आयु को अरमान से घिन आने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अरमान लारस के साथ गलत कर रहा था और यहाँ अरमान आयु को समझा भी नहीं पाता कि वो ऐसा नहीं कर रहा था, रादर लारस अब इनके साथ गेम खेल रही है। शर्मिंदगी में अरमान यहाँ से निकल के सीधा दमार से मदद मांगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अब लारस को ठीक नहीं किया जा सकता है। लारस के शरीर में मक्खियां लग रही थी विच क्लियरली इंडिकेटेड कि वो मर चुकी है और अब कोई ईविल उसे कंट्रोल कर रहा था। खैर उस रात सीनो उसके पंटरों पे जाता है जो कि आयु और लारस पे हमला करने का प्लान कर रहे थे। ये लोग आयु के घर की लाइट काट देते हैं और वहां इनकी लड़ाई अरमान से हो जाती है। अरमान इन्हें मारपीट के भगा तो देता है, लेकिन इसी हाथापाई में वो भी जख्मी हो गया था। दूसरी तरफ आयु रूम में कैंडल जला ली थी और अचानक से आयु को किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कि और कोई नहीं बल्कि बचपन वाली लारस थी। आयु से बहुत डर जाती है, इनफैक्ट लारस यहाँ आयु पे अटैक भी कर देती है। तभी वहां सुसुक एक्सपर्ट प्रसीतो आ जाता है जो क्लियरली कहता है कि अब लारस तो रही ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर सुसुक वाली स्पिरिट है जो कि खतरनाक है। तो ऐसे में प्रसीतो रिचुअल शुरू करता है ताकि वो लारस के अंदर से आखिरी सुसुक निकाल सके। मीनवाइल दमर वहां आता है जो कि रिवील करता है कि मिसेस सुवार्दी भी इनकी मां रात्रि का सारा सुसुक नहीं निकाल पाई थी, इसलिए इन द एंड वो रात्रि पे एक स्पेल कास्ट करके उसे दफना दी थी। तो अगर प्रसीतो का रिचुअल फेल होता है तो इन्हें लारस को भी सेम ग्रेव में यानी रात्रि के ग्रेव में दफनाना होगा ताकि लारस के आतंक को रोका जा सके। नाउ इस पॉइंट पे प्रसीतो का रिचुअल काफी ज्यादा इंटेंस हो गया था, जहां लारस और प्रसीतो आपस में लड़ने लगे थे।
प्रसितो यहाँ लारास का आखिरी सुसुक ढूंढने लगता है कि एकदम से लारास ठीक होकर प्रसितो को सेड्यूस करती है। अब प्रसितो लारास के इस चाल में फंस जाता है और मौका मिलते ही लारास प्रसितो का गला काट के उसे मार डालती है। दूसरी तरफ सीनो गांव वालों को लारास और आयु के खिलाफ भड़का रहा था ताकि सब मिलके आयु और लारास को गांव से निकाल सके। सभी गांव वाले यहाँ आते हैं और दमड़ गांव वालों को रोकता है। वहीं अरमान और आयु लारास के साथ पिछले दरवाजे से होकर रात्रि के ग्रेव की ओर निकलते हैं। अब गांव वालों को वहां प्रसितो की लाश मिलती है और ऐसे में वो दमड़ को पीटने लगते हैं। नाउ सीनो इतना चालाक था कि वो आयु को पीछे वाला रास्ते से भागते देख लेता है। ऐसे में वो दमड़ को स्टैब करता है आयु के सामने और इनके टैक्सी के सामने आ जाता है। इस पॉइंट पे आयु और अरमान भी काफी गुस्से में थे और अरमान अपनी टैक्सी से सीनो को ठोक देता है। लिटरली अपनी टैक्सी और एक पेड़ के बीच दबा देता है सीनो को, जिससे मोस्टली सीनो मारा गया होगा। इसके बाद ये लोग ग्रेवयार्ड जाते हैं जहां वो रात्रि के ग्रेव को खोदने लगते हैं। यहाँ लारास इन पे हमला करने लग गई थी और इस जगह पे कई असाधारण गतिविधियां भी होती है। हमें पता चलता है कि ये लोग गलत ग्रेव खोद दिए थे, जिसके बाद फाइनली आयु सही ग्रेव को आइडेंटिफाई करती है और इन्हें अब सही जगह पे खुदाई करनी थी। अब सही जगह खोदने पे फाइनली इन्हें आयु की मां दिखती है, लेकिन अब तक लारास के अंदर वाली स्पिरिट इन पे काफी हमला करने लगी थी। इसलिए अरमान यहाँ स्पिरिट को रोकने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करता है। मीनवाइल ग्रेव भी एकदम तैयार था। लारास यहाँ आखिरी बार अपनी बॉडी को कंट्रोल करके आयु को हक करती है एंड देन वो ग्रेव में चली जाती है। इसके बाद आयु ग्रेव को ढक देती है और फिल्म के आखिरी सीन में वो अरमान के टैक्सी में बैठी होती है। आयु पूरी तरह टूट चुकी है क्योंकि वो सब कुछ खो चुकी है, चाहे अपना बाप हो, अपनी बहन, अपनी माँ या फिर अरमान जो कि उसका केयर करता था। स्टिल हम आयु को मिरर में अपना बाल ठीक करते देखते हैं, डिपिक्टिंग कि कहीं ना कहीं आयु की मानसिक स्थिति अब संतुलित नहीं है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म सुसुक की कहानी, जहां पूरी फिल्म सुसुक और उसके इस्तेमाल करने के कॉन्सिक्वेंसेस पे है। फिल्म की कहानी फेयरली सिंपल है, जहां कोई थियरीज तो नहीं है, लेकिन यहाँ हमें बेसिकली यही बताया गया है कि ब्यूटी के लिए जो लड़कियां इस तरह का काम करती हैं, यानी कि सुसुक का इस्तेमाल ये वो, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी बुरा होता है। अब ये मैं नहीं बोल रहा, फिल्म में ऐसा बताया गया है तो वही मैं आपको डिपिक्ट कर रहा हूं और यही बेसिकली फिल्म का पूरा थीम था। फिल्म के एंड में आयु का अपना बाल संवारना इस ओर इशारा करता है कि शायद अब वो मेंटली स्टेबल नहीं है और मे बी वो भी इसी रास्ते पे चले। आई मीन जिस रास्ते पे उसकी माँ और बड़ी बहन चली थी, यानी कि ब्यूटी की ओर दौड़ना, उसका पीछा करना। या फिर हो सकता है आयु अब अपनी जिंदगी को ठीक ढंग से जिएगी क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। मेकअप आर्टिस्ट भी क्यों? क्योंकि वो दूसरे को खूबसूरत बनाती है, खुद को नहीं। तो यहाँ भी एक काइंड ऑफ आप देख सकते हैं आयरनी है। तो हाँ, अब आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है आयु के साथ आगे क्या होगा। क्या वो अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी पाएगी या फिर वो भी अपनी माँ और बहन की तरह उसी रास्ते पे चलेगी। देखा जाए तो आयु की लाइफ में अब कोई क्लोज इंसान बचे नहीं है, तो हाँ वो किसी भी राह को चूज कर सकती है, अच्छे रास्ते को या फिर बुरे रास्ते को, अकॉर्डिंग टू द मूवी। साथ ही ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।